अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद बाज़ाब्ता तौर पर पीडीएम के नाम से एक हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बन चुका है और ये इत्तेहाद आने वाले माह यानी अक्टूबर में हुकूमत के खिलाफ अपनी मुकम्मल तौर पर जदोजहद शुरू कर देगा, क्योंकि जिस तरह एपीसी के अंदर ऐलान किया गया और मरहलेवार एक तहरीक का ऐलान किया गया जिसमें कहा गया है कि अक्टूबर में मुल्क भर में जलसे किए जाएंगे और ये सिलसिला आने वाले 2 माह के अंदर जारी रहेगा और उसके बाद आइंदा साल यानी 2021 में जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ हुकूमत मुखालिफ सारी जमातें अवाम के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगी और उनका ये मुतालबा होगा कि अब ये बहुत हो चुका, हुकूमत जाए जान छोड़े ताकि नए आम इंतखाबात कराए जाएं। आज हम जो बात करेंगे वो ये होगी कि हुकूमत का निशाना इस पूरी तहरीक में कौन होगा। बज़ाहिर तो हुकूमत जो है और अपोजिशन की जो जमातें उनके दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है और ये हुकूमत का जो रवैया उससे तो वाज़ेह होता है कि जिस तरह सियासी मुखालफत जो है वो अब सियासी दुश्मनी नहीं लेकिन ज़ाती दुश्मनी तक चली गई है। मौलाना फजल रहमान के जो पीएस हैं उनके वालिद जो तारिक साहब हैं उनके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से इतलात आ रही हैं कि उनको भी नैब में तलब किया जा रहा है। हैरानगी की बात यह कि वो 2 साल इस हुकूमत को हो गए, उनके खिलाफ कोई ऐसी चार्जशीट नहीं थी लेकिन अचानक मुख्तलिफ केसेस खुल गए। पाकिस्तान में हमेशा माजी की हुकूमतें इस तरह के कानून बनाती हैं कि ताकि उनको जब अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करना हो तो किया जा सके। नैब का कानून भी माजी की हुकूमतों ने भी इसी तरह इस्तेमाल किया और अब भी यही सूरत हाल है। लेकिन हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। अपोजिशन का निशाना सिर्फ हुकूमत होगी या इस्टेब्लिशमेंट भी होगी। मियां नवाज शरीफ ने जो एपीसी के अंदर तकरीर की थी वो वाज़े तौर पर 3 बार मुंतखब रहने वाले एक वजीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो चार्जशीट थी और उन्होंने वो सारी बातें की जो हालिया 2-4 सालों के दौरान हमने देखा है कि पाकिस्तान में उन पर मीडिया में या दीगर जो सोर्सेज हैं, सियासी मामलात हैं, वहाँ बात करना जुर्म करार दिया गया है। इस बार ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ ने जिस तरह हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तनकीद के दरवाजे खोल दिए हैं उससे लगता है कि इस बार ये जो तहरीक चलेगी पीडीएम की ये बुनियादी तौर पर इस हुकूमत के खिलाफ तो होगी लेकिन इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी ये तहरीक होगी। यही सबब है कि आप अंदाज़ा करें कि जब मियां नवाज शरीफ ने ये तकरीर की, एपीसी हो गई, उसके बाद 21 तारीख को इस्टेब्लिशमेंट के जो सिविलियन तर्जमान हैं उनकी तरफ से पहले तो इशारे दिए गए और उसके जो मुलाकातें हुई थी 16 सितंबर को, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक बयान जारी किया गया कि सियासी कुव्वतों को जीएचक्यू में गिलगित बल्तिस्तान पर मुशावरत के लिए बुलाया गया था और हमने उन्हें कहा कि फ़ौज को जो है वो सियासी मामलात के अंदर न धकेला जाए। हैरानगी की बात यह है कि अगर सियासी मामलात में फ़ौज को न धकेला जाए तो जीएचक्यू के अंदर सिविलियन जो लोग हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सरबराह हैं, पार्लिमानी रहनुमा हैं, उनको क्यों बुलाया गया था। हाँ, ये बात भी उस वक्त तो हज़म हो सकती थी कि अगर वहाँ वज़ीर आज़म मौजूद होते और हम समझते कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन के दरमियान इतना बड़ा जो खला मौजूद है और इस जो है वो खला की वजह से दोनों जो जमातें हैं इतनी दूर खड़ी हैं कि उनके दरमियान इस तरह की कोई सूरताल ही पैदा नहीं होती कि वो आकर एक दूसरे के साथ मामलात पर बात करें। अब हुआ ये कि सबको मालूम है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इस मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी जामिन भी रही और उसने जीएचक्यू में जब पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया गया तो इसमें ये बात तो वाज़े तौर पर साबित हुई कि जब जहाँ जहाँ सिविलियन हुकूमत की रिट या असर ख़त्म हो जाता है, मैं रिट नहीं कहूँगा, असर ख़त्म हो जाता है, वहाँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। माजी में जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी हुई उसमें हमने देखा कि
अपोजिशन के साथ जिस तरह का रवैया रखा गया, उससे तो किसी भी सूरत जो है वो उनकी जानिब से हुकूमत के लिए खैर की उम्मीद रखी भी नहीं जानी चाहिए। और जिस तरह अगर आप एक तरफ उनके खिलाफ इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं और अपने नैरेटिव पर 2 साल से डटे भी हुए, तो ज़ाहिर है हुकूमत को मदद के लिए अपोजिशन आगे क्यों आए। इस बार ऐसा हुआ था। अब हुआ ये है कि मैं आपको बताऊं कि जब गिलगित बल्तिस्तान का सिलसिला फौज की तरफ से शुरू हुआ, हालांकि इससे पहले पाकिस्तान के पॉलिटिकल इस पूरे सिस्टम में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मार्केट में ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बात भी जो है वो खुद पाकिस्तान की फौज की तरफ से लोगों को बताई गई कि गिलगित बल्तिस्तान पर ये सारी सूरत हाल पेश रफ्त के लिए अपोजिशन जमातों को बुलाएगा। वज़ीर आज़म क्यों नहीं थे? उनका जवाब उनके पास तो था नहीं। अब हुआ ये कि जब अपोजिशन की जमातों की तरफ से जो कॉन्फ्रेंस हुई और उनके साथ जो GHQ में रवैया रखा गया था, बुनियादी तौर पर उस कॉन्फ्रेंस का डिक्लेरेशन, मियां नवाज शरीफ की तकरीर, मौलाना फजल रहमान का रवैया, बिलावल भुट्टो का एग्रेसिव होना, ये एक्चुअल रिएक्शन था उस मुलाकात का जो 16 सितंबर को GHQ में हुई। और 20 सितंबर को रात को 10:30 बजे हमने देखा कि किस तरह जो है वो ये धमाका हुआ पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामे में। और फिर हमने देखा कि अचानक जो है वो एक ऐसी सूरत-हाल पैदा हो गई कि मुख्तलिफ बातें सामने लाई जाती रहीं। सवाल ये है कि अगर सियासी मामलात में न धकेला जाए तो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का मामला तो ज़ाहिर है सियासी है। सबसे बड़ा पाकिस्तान का सियासी इदारा पार्लियामेंट है जिसे अवाम ने मुंतखब किया है, उसे ही ये अख्तियार है कि आइन में तरमीम करके सूबा बनाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हुई है वो ये हुई है कि CPEC का जो मंसूबा है वो असल में उसका जो गेटवे है वो गिलगित बल्तिस्तान है। अब गिलगित बल्तिस्तान को जब तक पाकिस्तान की हुकूमत मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की रियासत उसको सूबे का दर्जा नहीं देती, तो उसकी CPEC के मंसूबे के तहत जो उसकी कानूनी हैसियत है वो नहीं होगी। नतीजे में आपको मैं ये भी याद दिलाऊं कि माजी में आपने देखा कि दयामिर बादशाह डैम जो था उसका जनरल मुशर्रफ ने संगे बुनियाद रखा, उसके बाद यूसुफ रजा गीलानी ने भी रखा, मियां नवाज शरीफ ने रखा, हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी रखा। लेकिन ये मुख्तलिफ औकात में संगे बुनियाद रखने के असबाब यही थे कि उसके ऊपर आलमी सतह पर भारत और दीगर ममालिक आवाज़ उठाते रहे कि ये जिस जगह पे बन रहा है उसकी अभी तक कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक तो ये, दूसरा ये कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा है या हो रहा है उसके ऊपर वहाँ की जो सियासी जमातें हैं उनकी आवाज़ मुकम्मल तौर पर दबा दी गई है। अब इस सारी सूरत-हाल के अंदर जब आप एक सूबा बनाने जा रहे हैं और वहाँ की जो बुनियादी फरीक जमातें हैं गिलगित बल्तिस्तान की, उनको ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया, ना वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को बुलाया गया, ना वज़ीर आज़म इसमें मौजूद थे और जो बाकी फरीक हैं वो भी नहीं थे, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह का संजीदा रवैया था। क्योंकि मेरा ख्याल है इसका सबब ही यही है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट दिफाई मामला तो ज़रूर बेहतर जानती होगी, लेकिन सियासी मामलात का काम तो सियासतदानों का होता है, कानून साजी उनका काम होता है। उन्हें पता होता है कि कौन से मामलात किस वक्त जो है वो उनको आगे किया जाता है, किस वक्त कौन से मामलात पर पीछे हटा जाता है। लेकिन नतीजा ये हुआ कि जिस काम के लिए बुलाया गया था वो बजाय बनने के मजीद बिगड़ गया। और अब हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत एक पेज पर तो है, लेकिन एक बात तय है कि जब तक इस मुल्क की पार्लियामान में मौजूद अपोजिशन जमातें इनके साथ ताउन नहीं करेंगी, गिलगित बल्तिस्तान का सूबा किसी सूरत नहीं बन सकता। ऐसा हो सकता है कि जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी का जो बिल था और जिस तरह उनको मजबूर करके एक जगह यकजा कर दिया गया और हमने देखा कि किस तरह उन्होंने उस बिल की हिमायत की, या इस तरह माजी में भी हमने देखा कि फौजी अदालतों के हवाले से भी अपोजिशन जमातें मुखालफत के बावजूद उसकी हिमायत करती रहीं। इस बार उनको किस तरह मजबूर किया जाता है, लेकिन जो रिएक्शन आया है उससे ये वाज़े लग रहा है कि
अब जो तहरीक शुरू होगी उसमें सिर्फ निशाना हुकूमत तो होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी अपोजिशन की जमातें निशाना बनाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, जो एक बहुत बड़े इज्तिमात मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में करते हैं और खुल के बोलते भी हैं। ये सारी वो बातें हैं जो अब हम आने वाले माह अक्टूबर में देखेंगे कि किस तरह तकरीरें होती हैं। और इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा करें कि जब इतनी बड़ी तहरीक हुकूमत के खिलाफ चलने जा रही है, तो हाल ही में हुकूमत ने 1-2 दिन पहले बिजली, जान बचाने वाली और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अद्वियात, खाने पीने की दीगर अशियाएँ महंगी कर दी हैं। आप हुकूमत की संजीदगी का इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि उसकी नालायकी की हद इतनी है कि वो कहती है कि अद्वियात महंगी हमने इसलिए की क्योंकि जो अद्वियात साज कंपनियां हैं वो दवाएं शार्ट कर देती हैं। तो फिर आपके पास ये अख्तियार जो मुल्क के अवाम ने आपको दिया, तो ये तेल लेने के लिए तो हमने आपको नहीं भेजा था। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपनी राय का इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।